नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 18 मई और 18 मई के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला एक रिपोर्ट आई है जो कि इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स काफी न्यूज में रहता है। फिर है डिफेंस के ऊपर कुछ इनोवेशंस। अगला है मेरी लाइफ ऐप, एक ऐप का नाम है। उसके बाद टर्निंग ऑफ द टैप और यूनाइटेड नेशन फोरम। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके ये सारे रहेंगे, ठीक है। जितने जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के, थोड़ा प्रीलिम्स लेवल पे इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बताती जाऊंगी। सबसे पहला एक रिपोर्ट आई है जो कि ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है कि भाई कितने लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए। तो अभी 2023 की ये रिपोर्ट है जिसने ये बताया है कि 71 मिलियन पीपल जो है ना, वो अपनी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हुए। डिस्प्लेस का मतलब छोड़ करके गए। और ये रिपोर्ट जो रिलीज की गई है, ये नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ने की है, जो कि 1998 में बनी थी जेनेवा में। तो एक तो क्वेश्चन यहां से आएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर में एक तो ये चीज बन जाएगी। दूसरा, आंतरिक विस्थापन का मतलब ये है कि अपने ही बॉर्डर में एक जगह से दूसरी जगह होकर के वो किसी और कंट्री में, यहाँ पर मतलब ये कंट्री ये नहीं बताती कि आप एक जगह से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, नहीं। ये आंतरिक विस्थापन जो है ना, ये सिर्फ अपनी सीमा के अंदर, मतलब आप जैसे इंडिया में आप अभी रहते हैं दिल्ली और दिल्ली से आप बैंगलोर शिफ्ट हो गए, तो ये विस्थापन की बात करता है। चाहे वो आप किसी रीजन की वजह से हुआ, आप मैरिज की वजह से हुए हो या आप अपने जॉब की वजह से हुए हो, किसी भी रीजन की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंट्री, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते थे और आप अपनी जॉब के लिए यूएस से शिफ्ट हो गए, तो वो ये नहीं बताएगी, इसमें वो नहीं आएगा। तो इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स हम लोग देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 71 मिलियन पीपल हैं जो कि पहले के समय से मुकाबले से ज्यादा हैं, और इसकी वजह से संघर्ष और हिंसा हुआ। इसकी वजह से काफी ज्यादा लोग विस्थापित हुए एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो यूक्रेन में होने वाली प्रॉब्लम, सीरिया में होने वाली प्रॉब्लम। सीरिया में सबको पता है सिविल वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन का वॉर भी आप सभी लोग जानते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण, ठीक है भाई। तो एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कारण जो है, उसके अलावा एक तो ये कुछ कारण हो गए, उसके अलावा यहाँ पर जितने भी डिजास्टर्स हुए हैं, जितने भी हमारे डिजास्टर्स हैं, तो वो भी, उसकी भी एक वजह होती है कि भाई डिजास्टर आते हैं इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं। तो वही है कि अब सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ है, इंडिया में 4th नंबर पर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई है। बाकी टॉप करता है पाकिस्तान, जिसमें 8.16 मिलियन लोग डिस्प्लेस। अब इसमें आगे क्या हमें एफर्ट्स लेने चाहिए भाई, अगर यहाँ पर इंटरनल डिस्प्लेस होते हैं तो उसके लिए लोगों को यहाँ पर हितधारकों को नकद सहायता देने की जरूरत है। विस्थापित लोगों को आजीविका और कौशल प्रदान किया जाए अगर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना अभी दिल्ली से बैंगलोर का, ठीक है। या फिर कभी होता है कि भाई कई लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज की वजह से, या इंडिया को इसके लिए प्रॉपरली पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, जैसे कि जिसमें वो माइग्रेशन, डेवलपमेंट और इन सब चीजों के ऊपर एक पॉलिसी को डेवलप करें, ठीक है भाई। ये था हमारा पूरा फर्स्ट आर्टिकल। अगला आता है हमारा WPI। WPI के इंडेक्स होता है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये पहली बार 2020 के बाद इसकी पहली बार नकारात्मक देखने को मिली है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा WPI में यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो WPI पहले तो होता क्या है वो समझ लेते हैं।
WPI ना हमारा एक इन्फ्लेशन को चेक करता है, ठीक है, महंगाई दर को चेक करता है, जिसमें सब कुछ देखा जाता है, जिसमें 697 आइटम्स को देखा जाता है, जिसमें प्राइमरी आर्टिकल्स, ईंधन, विनिर्मित उत्पाद, सारी चीजों को शामिल किया जाता है। एक वर्ष में इन सारे आइटम्स को, 697 आइटम्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि हुई है उसको हम मुद्रास्फीति देखते हैं। और अभी हम ये 2011-12 जो है उसको चेक करते हुए बताते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पर 2011-12 को बेस ईयर मान के चलते हैं, जिससे हम ये चेक करते हैं कि भाई थोक भाव में कितनी ज्यादा वृद्धि आई, ठीक है। मतलब कि जो थोक पे अगर आप सामान लेते हो, कंज्यूमर के पास मिल रहा है वो नहीं, एक बुक है, एक शॉप में वो पब्लिश हो रही है, जैसे मान लो किसी भी पब्लिशिंग हाउस में पब्लिश हो रही है, ठीक है। और अगर कोई जो कंज्यूमर है, जो यहाँ पर ग्राहक है, वो इस पब्लिशिंग हाउस से डायरेक्टली अगर उस बुक को परचेज कर रहा थोक के भाव में, उसे हम चेक करेंगे तो कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। वही अगर आप ये शॉप आगे चल के फिर, और जैसे मान लीजिए किसी मेन बुक पब्लिशिंग हाउस से ले रहे हो, या फिर आप किसी अलग शॉप मार्केट से सारा सामान खरीद रहे हो, तो उसमें प्राइस में फर्क आ जाता है। तो अगर आप शॉप मार्केट से लोगे, फिर कंज्यूमर के पास पहुंचेगी, उसे CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी होता है और जो दुकानदार है उसका अपना मार्जिन भी होता है। लेकिन WPI में आप इन सब चीजों को काउंट नहीं करते हो, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसे कहते हैं, जिसमें सब कुछ ऐड होता है। अभी ये देखा गया कि अप्रैल 2023 जो अभी निकला है, वहां पर जो भी ये होलसेल का प्राइस था, उसमें इसमें जो इसकी महंगाई है ना, उसमें कमी आई है। जैसे कपड़ा, तेल, गैर खाद्य वस्तु, धातु, खाद्य उत्पाद, खनिज, इन सब की कीमतों में गिरावट आई है। इसकी वजह से जो थोक मूल्य सूचकांक है होलसेल के प्राइस पर, उसमें भी हमें कमी देखने को मिली है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया ना। ये बहुत सालों बाद हुआ है ऐसा कि इतनी ज्यादा कमी देखने को मिली है। अभी अभी हमने बेस ईयर क्या मान रखा है, वो 2011-12 ही चल रहा है, उसी के हिसाब से सारा कुछ चेक कर रहे हैं हम लोग बोले कि बेंच मार्क तैयार कर ले कि भाई ये बेंच मार्क है, इसके हिसाब से सारा डेटा हमें बनाना है कि भाई इसमें अगर इसके हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पे वृद्धि हो रही है, कहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है भाई। तो उसे हम कहते हैं कि देखो WPI और CPI में डिफरेंस यहाँ पे समझाया मैंने। जैसे ये फार्म है, फार्म से कोई चीज बनी, कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट बना और सीधा होलसेल के डिपो में आ गया, उसे कहेंगे होलसेल प्राइस। अब वही प्राइस, जैसे मान लो कोई बुक आपने परचेज करी है, मान लो आपने नई सड़क, एक बहुत फेमस जगह है, वहां से आपने कोई बुक परचेज करी। अब आप नई सड़क से कोई चीज लेकर के आओ और आप बाकी शॉप से लेकर के आओ, तो आपको प्राइस में डिफरेंस आराम से देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हो, तो शॉपकीपर भी अपना मार्जिन रखे चलेगा, और उस शॉप से, जो होलसेल की शॉप थी, वहां से आगे तक सामान आया, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा है। तो सारा कुछ मिला करके कंज्यूमर को भुगतना होता है। तो अगर आप डायरेक्टली शॉप से परचेज कर रहे हो तो वो CPI में काउंट होगा, पर आप होलसेल की शॉप से लेते हो, डिपो से लेते हो, जहाँ पे सारी चीजें होती हैं, पब्लिश हो रही है जैसे, तो उसको हम क्या कहेंगे, WPI होलसेल। क्लियर है भाई? ये दोनों प्राइसेस में डिफरेंस आता है। अगला आर्टिकल है हमारा इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो अभी यहाँ पर क्या है, डिफेंस के साथ हम लोगों ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, 258 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एक अलग से यहाँ पर एक अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था, रक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसमें हम लोगों को जो जितनी भी MSME है, स्टार्टअप है, जितने भी यहाँ पर अनुसंधान है, विकास संस्थान है, इन सारे लोगों को यहाँ पर क्या बनाना है, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये एक अलग से बनाया जाता है, जो कि आईडेक्स के नाम से जाना जाता है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन उसको कंप्लीट करती है, जिसमें सारा का सारा यहाँ पर जो है स्टार्टअप, MSME, इंडिविजुअल इनोवेशन, सारे लोग मिलकर के यहाँ पर उनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, वित्तीय सहायता, जिससे सारी की सारी चीजें ज्यादातर क्या किया जा सके, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा सके। हमें कोशिश क्या करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। इसीलिए भारत में अभी डिफेंस एक्सपो भी हुआ था, गांधीनगर में होना है, उसकी भी लिस्ट जारी होगी। तो ये एक डिफेंस एक्सपो करके एक मिशन डिफेंस स्पेस है, जो कि 2022 में लॉन्च किया था, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा प्रौद्योगिकी जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब हमें बाहर से कुछ नहीं मंगाना, ठीक है। बेसिक बात ये है कि हमें बाहर की कंट्री से कुछ भी मंगाना नहीं है। इसमें चैलेंजेस काफी, मतलब
इस पूरे को अलग अलग बनाया गया है, लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ताकि पूरा स्पेस एक बेटर रूप में बनाया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा आर्टिकल था, ये आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए जो हमारा पेपर 1 होता है उसके लिए पढ़ के जाना है कि बस ऐसा है कि कब लॉन्च हुआ इतना पता। ऐसे ही अगला वाला भी है, वो है मेरी लाइफ ऐप। मेरी लाइफ माई लाइफ करके ऐप है, जिसमें ताकि लोग मिल करके, यूथ ज्यादातर, क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ये लाइफ, लाइफ आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, मोदी जी ने टर्म दिया था जिसमें उन्होंने क्या बोला था, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। तो इस तरीके से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट करके एक सिस्टम चल रहा है, उसी के हिसाब से मेरी लाइफ करके स्टार्ट किया गया, ये आप देख सकते हैं। ये ऐप जो है मिशन लाइफ के से ही प्रेरित है, जो कि मोदी जी ने COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था, वहां पे किया था, जिसमें ये बोला था कि भाई फिजूल खर्ची की बजाय सचेत उपयोग को ही बढ़ावा देना है, पर्यावरण के लिए जीवन शैली ऐसे बना लेनी है हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने ऐसी चीजें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है जिससे हमारी जलवायु पर प्रभाव अच्छा खासा पड़ सके। ठीक है, हम लोग अच्छे से क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को बढ़ावा दे सके, हम हमें ऐसी हैबिट बनानी जिससे हम एनवायरनमेंट को सेव करने पे ध्यान दे सके। तो इसको अभी यहाँ पर ये जो लाइफ मिशन है, ये असल में केवाड़िया गुजरात 20 अक्टूबर 2022 को मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर एनवायरनमेंट को यहाँ पर संरक्षण करने के लिए, चाहे व्यक्तिगत लेवल पे हो चाहे सामूहिक लेवल पे हो, सबने यहाँ पर कंट्रोल करना है। साथ में कौन मिनिस्ट्री इसको संभाल रही है, मिनिस्ट्री है यहाँ पर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट एक्शंस के ऊपर लाइफ, इसके अंदर 2 पोर्टल्स बनाए गए हैं, एक मिशन लाइफ और एक मेरी लाइफ, 2 करके हैं, जो कि वीडियोस लेके आएगा मिनिस्ट्री फॉर लाइफ, यहाँ पे क्रिएट करेगी, और फिर आगे उनकी रिपोर्ट को ट्रैक करना, प्रोग्रेस को ट्रैक करना, वो मेरी लाइफ पोर्टल, मिशन लाइफ और मेरी लाइफ 2 पोर्टल रहेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए किसके ऊपर बात कर, तो बस छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा आज के ना, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स हमारे हैं। अगला है हमारा टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ कैन द वर्ल्ड एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी। यूएन ने यहाँ पर ये रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ये कहना चाह रहे हैं भाई कि हम लोगों को प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है और हमें एक्शन लेने की यहाँ पे जरूरत है। तो इस रिपोर्ट ने यही बताया है, इस रिपोर्ट ने प्लास्टिक पॉल्यूशन में कैसे कटौती करेंगे, कैसे कार्रवाई करेंगे, उच्च लागत है, विलंब की वजह से हमारा प्रदूषण बढ़ता जाता है, तो वो भी हमें कम करना है, और इन्हीं चीजों से हम आर्थिक लाभ उठा सकते हैं और रोजगार को हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़। ठीक है, प्लास्टिक के वेस्ट को पूरी तरीके से मैनेज करना है, कभी बहुत ज्यादा प्लास्टिक है, सिंगल यूज से, शॉर्ट लिव प्रोडक्ट से काफी ज्यादा अमाउंट में प्लास्टिक जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसको मैनेज करना है। ठीक है, डिजाइन के स्टैंडर्ड्स तैयार करने हैं, उसके लिए अकाउंटेबल रहना है, और इसी से आगे हमारी क्या बढ़ेगी, सर्कुलर इकोनॉमी बढ़ेगी। क्या होता है ये, रीयूज, रिसाइकल, डाइवर्सिफाई, रीओरिएंट, है ना, इसी को दोबारा से यूज रीयूज करो, रिसाइकिल करो, पुनर्चक्रण करो, विविधता लेकर के आओ, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रमोट करो। उसके अलावा ग्लोबल फिस्कल फ्रेमवर्क, वो भी तैयार करना है हमें, पॉलिसीज लेकर के आनी जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल किया जा सके, और जैसे कोई भी प्रोक्योरमेंट करना, लेबल करना, बैन करना, रिसाइकिल के टारगेट्स को तय करना, वो सारी चीजें भी यहाँ पर तय की जाएंगी, और हर चीज को एक नई प्रकार से, एक नई दिशा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा एक ये पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट आर्टिकल है हमारा, वो भी इसी के ऊपर बात करता है, यूनाइटेड नेशन की एक और रिपोर्ट जो कि फॉरेस्ट 18 करके है, जिसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरत है। ये हम रिपोर्ट से आई है ज्यादातर इस पूरे इसमें आज के दिन में, तो न्यूज़पेपर में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो उसी को हमने इंक्लूड करा है, जिसमें क्या होना चाहिए, हमारा सस्टेनेबल वाटर फॉरेस्ट का मैनेजमेंट, प्लस ये भी बताया है कि फॉरेस्ट का कितना बड़ा रोल है एनर्जी में और लाइवलीहुड को सेव करने में। तो आपको भी पता है कि हम लोग फॉरेस्ट पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के लिए, जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और लोग भी कितने ज्यादा वहां पर डिपेंडेंट है ना, लोग लकड़ियों का यूज करना या बहुत सी चीजों का यूज करना, बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है। और आप भी जानते हैं कि फॉरेस्ट का कितना बड़ा रोल होता है कि हमारे जितना भी कार्बन के एमिशंस होते हैं, कार्बन उत्सर्जन होते हैं, उसको कंट्रोल करने में।
तो उसी के लिए यहाँ पर कार्बन मार्केट के प्राइस, फॉरेस्ट ग्रोथ, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एमिशंस गैप रिपोर्ट भी निकालता है यूएन। बाकी इंडिया खुद का यहाँ पर इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग जितने भी फॉरेस्ट फायर्स होते, जैसे भी रिसेंटली फॉरेस्ट फायर 2 जगह हुई थी, एक नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही एक और वहां पे हुई थी अभी सिमलीपाल में। सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में। इन सब चीजों से बचाए हम लोग ताकि हम लोग फॉरेस्ट फायर को बचा सके। और उसके बाद वन और कार्बन नकारात्मक देश हम लोगों को बनने की जरूरत है, अभी हम नहीं है। कार्बन नेगेटिव कंट्री जो है वो भूटान है। भूटान इज अ कार्बन नेगेटिव कंट्री, तो अभी हमें कार्बन नेगेटिव कंट्री बनने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी सूरीनाम है, सूरीनाम एक कंट्री है, और ये कंट्री कहाँ पर है, ये है साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला के साथ ही। ये अपने आप को कहती है कि हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, पर हम कार्बन नेगेटिव है, हमारे यहाँ पे कार्बन का जो उत्सर्जन है वो बहुत कम होता है। तो उससे भी हमें थोड़ा सीखने की जरूरत है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनमें क्या क्या उन्होंने ऐसा किया है। बाकी कॉन्गो रिपोर्ट ने ये बताया कि भाई कॉन्गो और डोमिनियन रिपब्लिक, ये भी यहाँ पर अपना जो फ्यूल विड पे डिपेंडेंसी उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। REDD करके इनिशिएटिव है, तो नई नई अप्रोचेस निकाली जा रही है जिससे हम लोग फॉरेस्ट के जितना भी कंजर्वेशन है उसको इम्प्रूव कर सके। चाइना ने भी यहाँ पर काफी अच्छा अचीव करा है। चाइना ने यहाँ पर 41.32 गीगावाट्स की पावर वुड बायोमास कार्बन न्यूट्रलिटी से जनरेट करा है। और एग्रो फॉरेस्ट्री हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रो फूड्स, एग्रो फॉरेस्ट्री, इसमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सब भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको भी अपने डेली प्रैक्टिसेस में इनकलकेट। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। और इन सब से भी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो UN फोरम जो है फॉरेस्ट के ऊपर, इसके बारे में ये फैक्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। रीसेंट के जो फैक्ट्स होते हैं वो बेसिक बेसिक आपसे पूछा जा सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 8 से 12 मई तक चला था, तो अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी तो ये लाइव सेशंस नहीं मिलेंगे, पर इसके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट थोड़ा सा बोरिंग सेशंस होते हैं ये वाले। शॉर्ट शॉर्ट में आप इनकी समरी रिलीज हो जाती है बाद में, आप उन्हीं को पढ़ लो, बहुत है इसके अंदर, ठीक है। उतना भी पढ़ लोगे इसके अंदर इनफ हो जाएगा। तो ये आप लोगों से सारा कुछ पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, इसको आप लोग कवर करते हैं। ये हो गए हमारे सारे आर्टिकल्स खत्म। अब हमारा शुरू होता है यहाँ पर आज के 2 क्वेश्चंस। तो भाई आज का हमारा इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन ये कहता है कि सैटर्न के बारे में आपको पढ़ के बताना है कि भाई क्या क्या चीजें आप जानते हैं सैटर्न के बारे में। तो देखिए भाई, रिपोर्ट के हिसाब से सैटर्न जो है, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर ये बताया है कि भाई सैटर्न के पास और नई 62 मून है। ऑलरेडी इनके पास सबसे ज्यादा मून है, ये फैक्ट तो है ही, सबसे ज्यादा मून है, सबसे बड़ा है। आप सैटर्न पे जाते हो अगर, शनि शनि जो एक प्लेनेट है, वहां जाते हो तो खड़े नहीं हो सकते उसके ऊपर। और इसकी जो रिंग्स है आसपास बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर लगती है वो रिंग्स। और एक गैस से बनी हुई रिंग्स है, शनि है जो ये पूरा। और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद, बिल्कुल सही बात है, ये सही लिखा हुआ है। नए 62 आए हैं, तो अभी 145 हो गया। जुपिटर के सबसे ज्यादा मून से, जैसे अपने अपने अर्थ का एक मून है आप सभी जानते हैं, लेकिन सैटर्न के अब 145 से ज्यादा मून्स है, ऐसा डिस्कवरी हुई है। पहले इनके 80 प्लस तो मून थे ही थे। अब यहाँ पर नई सैटर्न के ऊपर जो है वो डिस्कवरी देखने को मिल रही है। तो सैटर्न जो प्लैनेट है इसके बारे में ये आपको याद रखना है, बहुत बड़ा है, और धरती से 9.5 गुना बड़ा है, ठीक है। 9.5 गुना, समझ रहे हो कितना बड़ा है। और साथ ही साथ सेकंड नंबर पे आता है क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा है, और इसके अंदर पूरा का पूरा हीलियम, हाइड्रोजन, ये सबसे ज्यादा इसमें आपको देखने को मिले, ठीक है भाई। सैटर्न का नाम जो है ना वो यहाँ पर रोमन गॉड ऑफ वेल्थ और एग्रीकल्चर, उनके नाम पे दिया गया है। और जो जुपिटर के फादर है वो सैटर्न कहे जाते हैं, तो वहां से यह नाम निकल के आया, ठीक है भाई। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि वाटर से इसकी डेंसिटी कम है, 30% लेस वाटर से डेंसिटी रहती है इसकी।
अब काफी बड़ा इसका मास है, सबसे ज्यादा जुपिटर और सैटर्न का ही, जुपिटर और सैटर्न मिलकर के 92% जो मास है ना पूरा, उसको कंट्रोल करते हैं पूरे सोलर सिस्टम। ठीक है भाई, तो ये फैक्ट्स आपको सैटर्न के बारे में याद रखने हैं। सारे स्टेटमेंट ठीक लिखिए, डी आंसर हो जाएगा इसका। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये नए मून्स आए हैं इसके, यूफोरा, ये सब नाम है नए जो डिस्कवर किए, बाकी धीरे धीरे करके इसके और नाम भी देखने को मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इसका, विज्ञान वैभव पोर्टल। ये एक नया पोर्टल है जिसका नाम है विज्ञान वैभव पोर्टल। जैसे कि आप समझ गए हैं, विज्ञान वैभव इसका अभी अभी शुभारंभ किया गया है, अभी ही ये लॉन्च हुआ है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर पर इसको ओपन अप किया गया नई दिल्ली में, 12 मई को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, रविंद्र जयंती सेलिब्रेशन पर। तो यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर यहाँ पर आई थी, स्टेट ऑफ कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की मीनाक्षी लेखी, उन्होंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है, जो कि यहाँ पर विज्ञान वैभव पोर्टल 75 साइंटिस्ट को डेडिकेटेड है, जिसमें समान संख्या में महिलाओं और पुरुषों के योगदान की पहचान की गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, काफी सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे। विश्व भारती का भी यहाँ पर नाम लिखा गया है, विश्व भारती जो कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट करी थी, और उसके बाद से ये चीज काफी फेमस होती गई। तो ये आप याद रखिएगा, एक वैभव शिखर कह लो, वैभव पटेल करके, सॉरी वैभव पोर्टल करके कह लो, तो ये काफी बड़ा यहाँ पर एक स्टार्ट किया गया है, रिसेंटली हुआ है, तो एक बिल्कुल करंट इन्फॉर्मेशन है, इसको भी याद रखिएगा, इससे भी कोई ना कोई सवाल सीधा बन सकता है। तो इस प्रकार से आज के हमारे थे ज्यादातर, जो आज का हमारा पूरा टॉपिक था उसमें प्रीलिम्स के ऊपर क्वेश्चन थे, मेंस के ऊपर नहीं था। और जैसे कि आप लोगों को मैंने कमेंट्स देखे हैं, तो मेंस के ऊपर जो भी और होगी उसकी गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगी अपकमिंग में। जो जो ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसका मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा के लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।